सो यस्टरडे जो क्लास था उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल्स और डाइलेक्ट्रिक के बारे में जस्ट इनिशिएट किया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि जो फाइनली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस गिवन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, वो टोटली डिपेंड करता किस पर है कि ये हमारा मटेरियल में डाइपोल्स कैसे ओरिएंटेड है, या जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम दे रहे हैं वो क्या इफेक्ट कर रहा है कि डाइपोल्स को ओरिएंटेड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो कंक्लूजन, जो लास्ट क्लास में कंक्लूजन था, वो कंक्लूजन क्या है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली द इलेक्ट्रिक फील्ड is what doing, aligning the dipoles in the direction of फील्ड। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नेक्स्ट हम लोग इस पॉइंट पे आ रहे हैं कि अच्छा, अब ये जो डाइपोल्स हैं, इन डाइपोल्स का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, इन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का हम लोग बहुत सिग्निफिकेंस देखते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस देखते हैं अपने इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में। तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में हमारे पास क्या मिला? इलेक्ट्रिक डाइपोल्स मिले। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स मिले, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल्स जो हैं इनका हम लोग सिग्निफिकेंस एनालिसिस करेंगे और इसका एनालिसिस के दौरान हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक, एक पॉइंट्स कह रहा है कि हम जो इसके मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है कहाँ पर? इनसाइड हमारे डाइलेक्ट्रिक का। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड जो है हमारे इस फील्ड जो जनरेट हो रहा है इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि द मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ऐसे सिग्निफिकेंस दे रहे हैं इसे, किसके? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भीतर, इन साइड ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, कभी भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते बिना इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंसिडर किए। तो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल can't be determined without considering this इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। ठीक है, उसके भीतर में कितना, उस मटेरियल के भीतर में कितना जो जनरेट हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको हम इन डाइपोल्स को जब तक कंसिडर नहीं करेंगे नहीं निकाल सकते। और दूसरा जो ये कहेंगे इसकी ओरिएंटेशन के लिए, एक तो इसके वैल्यूज के लिए और दूसरा हम कहेंगे ओरिएंटेशन। किसका ओरिएंटेशन? डाइपोल्स का ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का ओरिएंटेशन जो होगा किसके एक्शंस के वजह से होगा? ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्शन की वजह से इनका ओरिएंटेशन होगा। मतलब अगर ये ऐसे किसी भी रैंडम डायरेक्शन में रहेंगे और मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में दी है, तो हमारे डाइपोल जो पहले रैंडमली थे वो अब क्या हो जाएंगे? सारे के सारे एक अलाइन बना लेंगे जो कि पैरेलल होगा ई एक्सटर्नल के। ठीक है, डाइपोल्स बना लेंगे। अब हम जानते हैं कि डाइपोल्स का डायरेक्शन क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड्स की लाइंस की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। दिस इज वेरी कॉमन, राइट? तो हम क्या करेंगे कि एक्सटर्नल फील्ड, और ये जो एक्सटर्नल फील्ड होगा ये क्या क्रिएट करेगा? जो हमारा जो आपका डाइलेक्ट्रिक सरफेस है, इस डाइलेक्ट्रिक सरफेस का के ऊपर इंड्यूस चार्ज निकालेगा, इंड्यूस चार्ज क्रिएट करेगा। ठीक है, क्रिएट करेगा। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं? ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल्स अंडर द एक्शन किसके एक्शन? ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आउट कर देते हैं और इसके बाद लिखते हैं एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल E
ठीक है, क्या करेगा, ये क्रिएट करेगा एक चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, किसके सरफेस के ऊपर, डाइलेक्ट्रिक के सरफेस के ऊपर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के सरफेस के ऊपर। ओके, तो अगर हम ये टोटली दो डिफरेंट सिग्निफिकेंस हम लोग ने देखा हमारे डाइपोल मोमेंट्स का, कि अगर मुझे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर मुझे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को एनालाइज करना है तो हमें चाहे वो एनालिसिस ईडी में होगी, उसके बाउंड्री कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, या हम उसके मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, ठीक है, मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, क्रिस्टोग्राफी क्या है, क्या क्या डाइलेक्ट्रिक फैसिलिटीज हम उसके स्ट्रक्चर की वजह से मिल पाते हैं। ये सारी चीजों को देखने के लिए हमें डाइपोल्स को कंसिडर करना ही होगा, ये मतलब डाइपोल मोमेंट्स को कंसिडर करना ही होगा। एनी हाउ, सो अगर हम कंटेंट नोट करना चाहे कि क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग ने कंक्लूजन ड्रॉ किया है इसमें से, तो पहला हम देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल्स हैं उसमें जो डाइपोल मोमेंट्स हैं वो क्या है, एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो ओइंग हो रही है, जो उत्पन्न हो रही है, जो कि इंटरनल सोर्सेज जो हैं, जो हमारे चार्ज है, वो इंटायरली कन्फ्यूगेट हो रहे हैं इन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स में या इलेक्ट्रिक पोल्स में, और वो स्टोर्ड हो रहे हैं, ठीक है। और ये चार्जेस किस तरह के चार्जेस हैं, ये चार्जेस टोटली बाउंड चार्जेस हैं, ठीक है। मतलब हमारे जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं उनका जो चार्जिंग सिस्टम है ये एक बाउंड चार्जिंग सिस्टम होता है, और ये जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अप्लाइड होती है, इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट होता है या शिफ्टिंग होती है। ओके, सो इफ आई एम सेइंग दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड owing, ठीक है, टू द इंटरनल सोर्सेज क्या है भाई, इंटरनल सोर्सेज हमारे क्या है, इंटरनल सोर्सेज ऑफ चार्ज, और ये कैसे चार्ज है, ये सारे चार्ज हमारे बाउंड चार्जेस हैं, इज इंटायरली, ठीक है, ये सारे इंटायरली कॉन्ट्रीब्यूट बाय इलेक्ट्रिक पोल्स दैट स्टोर द बाउंड चार्जेस, ठीक है, स्टोर द बाउंड चार्जेस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट हम ये कहेंगे कि ये जो बाउंड चार्जेस हैं, हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने ये बोला कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एडअप हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि भाई हम ये टोटल फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, सो सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे, द फील्ड जो कैलकुलेट कर रहे हैं, द फील्ड इज कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिप्लेस करेंगे हम लोग ये जो पॉइंट चार्जेस है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, कूलम्स लॉ तो लगाएंगे लेकिन हम लोग क्या करेंगे, डाइपोल्स के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। मतलब हम लोग ये जो चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट हुआ या जो इसमें बाउंड चार्जेस हैं जो फील्ड जनरेट कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग उनको डाइपोल्स की तरह कनेक्ट करेंगे, और हम जानते हैं डाइपोल्स का होना क्या होता है, कि ये डिस्टेंस हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट से बहुत बहुत छोटा होना चाहिए और इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होने चाहिए, ठीक है। सो जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बाय replacing point charges, okay, what we will do, we will replace these point charges in Coulomb's law by the dipoles, okay, in Coulomb's law, ठीक है, Coulomb's law by the electric dipoles, ओके, ये तो क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम उसको रिप्लेस करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो कोई फ्री चार्ज है ही नहीं, क्योंकि बिकॉज इन आवर dielectric material there is no free charges, we have which type of system, bound charge system, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, वी हैव बाउंड
charges system. Okay, fine. So these are the two important notes. एंड अगर हम देखना चाहें, इवन अब आप लोग ग्रेजुएशन में इसको पढ़ चुके होते हो, जब आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हो डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में, तो आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हो एक नॉर्मल से डाइपोल का, जहां पर अगर दिया हुआ है कि उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट p वेक्टर है. I'm just using the formula and there are other videos also available कि कैसे हम इसको डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं या कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इन डाइपोल्स का कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आई एम जस्ट यूजिंग द फॉर्मूला सिंस आई एम डीलिंग विद द मटेरियल्स. ओके, सो अगर मैं कहूँ कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम जानते हैं दैट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स द इलेक्ट्रिक फील्ड owing, ठीक है, owing to a dipole मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक डाइपोल अपने पास रखता है, अपना उसका होता है, जो डाइपोल होता है विथ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या है भाई उसका डाइपोल मोमेंट उसका p है. ओके, तो एट अ डिस्टेंस r पर हम इसको मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम इट्स सेंटर. तो क्या हो जाएगा, E ऑफ R का फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो 3p डॉट r डॉट प्रोडक्ट ऑफ r माइनस r स्क्वायर p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r टू द पावर 5. ठीक है, और हम जानते हैं p क्या होता है भाई, p तो सिंपल सा क्यू वे होता है, a डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच का. ठीक है, सो ये हमारा एक फॉर्मूला है. अगर हम इसको डायग्रामेटिक वे से जानना चाहें तो हम कैसे जानेंगे. ओके फाइन. सो अगर मैं इसको डायग्रामेटिक एनालाइज करना चाहूँ, सोच लीजिए कि हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, एक ऐसा कैपेसिटर है, या सोचिए चार्ज का डिपोजिशन है. हम लोग देखो कैपेसिटर ही हमेशा क्यों एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि देखिए चार्ज का डिपोजिशन होता है और कैपेसिटर के भीतर हम मटेरियल डालते हैं. तो हम कोई भी मटेरियल डाल रहे तो मोस्टली हम लोग क्या डालते हैं, कोई कंडक्टर डालो या कुछ भी डालो, ठीक है, कंडक्टर तो क्या हम लोग मोस्टली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं, क्योंकि हम लोग उसकी कैपेसिटी को इनहेंस करना. क्या है कैपेसिटी इसकी, एक्चुअली चार्ज स्टोरेज करने की. तो हम लोग क्या डालते हैं कैपेसिटर में, मोस्टली आप लोग के लेवल पर इतना जानो कि हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रहे हैं. ओके, सो अगर हम इसका चार्ज डिपोजिशन बोले कैपेसिटर्स का, तो यहाँ पे सोच लीजिए पॉजिटिव है और यहाँ पे सोच लीजिए कि नेगेटिव. फाइन. तो अब क्या हुआ कि ये जब होगा तो इसके पास कैसा होगा, सिग्मा नॉट प्लस काइन का नेचर होगा और इसके पास सिग्मा नॉट माइनस काइन का नेचर. क्लियर है. मान लेते हैं कि इन दोनों का डिस्टेंस जो है d है, ठीक है, और हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाली वो क्या होगी भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी कि नहीं, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. ठीक है, अब ये जो E नॉट होगा, और ये कब है, बिफोर डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इज यूज्ड. ठीक है, ये कंडीशन कब होगी, जब डाइलेक्ट्रिक यूज होगा. दूसरा अगर सोचो कि मैं बनाऊं कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक नॉट यूज, सॉरी इट इज नॉट यूज्ड, डाइलेक्ट्रिक इज नॉट यूज्ड. ओके, अब हम दूसरा अगर वही सेम बनाए तो क्या हो जाएगा भाई. अब देखो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्जेस का डिपोजिशन है, क्योंकि हमने इस पोटेंशियल पर उसको दे के रखा है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज होगी, क्या, तो पहले तो यहाँ पर पोलराइजेशन क्रिएट होगा ऐसे, जो भीतर इसके डाइलेक्ट्रिक डाला ना, ये डाइलेक्ट्रिक की वजह से पोलराइजेशन क्रिएट होगा. ओके, और ये पोलराइजेशन कैसा क्रिएट होगा भाई, ये सारे मैंने एक्चुअली उसके भीतर एक कंस्टिट्यूएंट एटॉमिक लेवल पर हम गए हैं. ठीक है, तो ये कैसा होगा, इधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सेम नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे करते करते नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, ओवरऑल ये सेम टू सेम पोलराइजेशन कॉस्ट हो जाए. ठीक है, तो अब क्या है भाई, एक्सटर्नली तो हमने क्या डाला था, एक्सटर्नली हमने फील्ड की डायरेक्शन ऐसे डाली थी, एक्सटर्नली जो हमारे फील्ड की डायरेक्शन थी. ठीक है, अब क्या हुआ, अब जनरेट जो हुआ रिजल्टेंट एक
जब इसका फील्ड भी होगा, इसके वजह से भी होगा और इसके वजह से भी होगा, ठीक है। तो फाइनली अगर मैं कहूं कि मेरा क्या होगा फील्ड, मेरा फील्ड क्या होगा, ये एक्सटर्नली ई नॉट डाला था जो मैंने पहले से, तो फाइनली इसके डालने के वजह से जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिक्रीमेंट होगा। पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। अब देखो क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एंटायर जो प्रॉपर्टी है, मटेरियल की एंटायर प्रॉपर्टी, एंटायर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कौन होल्ड करेगा, एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन क्या है, एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। अब जब ये उसकी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है सारे के सारे, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर हम किसी भी मटेरियल की कांस्टेंट निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या कि वो उसके प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है, ठीक है। सो अगर हम डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसकी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब जो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो क्या हो जाएगा, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्सिलॉन नॉट, मतलब 1/एप्सिलॉन टाइम्स घट रहा है। दूसरा इस अब क्या होगा, दूसरा होगा कि अब जो कैपेसिटेंस निकल रहा है वो कैपेसिटेंस इनिशियल कैपेसिटेंस के एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाए, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाए। ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हम इस कैपेसिटी को डालना चाहते हैं, क्योंकि ये होता है, क्योंकि ये होता है इसलिए हम लोग कैपेसिटर का वेरियस यूज कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं तो इसमें एक हम लोग कंक्लूजन लिख सकते हैं, एक कंक्लूजन लिख सकते हैं, या कि कंक्लूजन लिख सकते हैं, हम कहेंगे कि ये जो है इंड्यूस चार्जेस, ठीक है। तो दीज आर एसेंशियली किस लिए इंड्यूस चार्ज, कि एक्सटर्नल फील्ड डालने पर ही ये बीटा का मटेरियल पोलराइज्ड हो गया, तुरंत पोलराइज्ड हो गया। एसेंशियली द इंड्यूस्ड चार्जेस, ठीक है, इंड्यूस्ड चार्जेस है, इंड्यूस्ड चार्जेस। अब क्योंकि टोटल देखो वो मटेरियल है, अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा, इसलिए प्लस नेगेटिव ऐसा अरेंजमेंट हमने किया, बट एक थोड़ा 4-5 मॉलिक्यूल्स जरूर है डाइलेक्ट्रिक में, उस जितना हम लोग डाल रहे हैं उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट, चार्जेस, ठीक है। एज द डाइलेक्ट्रिक क्या करना चाहेगा भाई, एज द डाइलेक्ट्रिक ऑन द होल चाहेगा कि न्यूट्रल होना, कंटिन्यूस टू बी, ओके। ये तो हो गया तुम्हारा पहला कि वो अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करे। तो अब क्या हुआ, अब हम कह सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक हुआ वो तो पोलराइज्ड हो गया ना, ना हम कंक्लूजन कह रहे हैं ना, कहेंगे कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो गया, ठीक है। और जो ये जो इंटायर फेनोमेना, जो प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं, प्रोसेस बोलो या प्रोसीजर बोलो एक्चुअली, और या बोलो कि फेनोमेना जो हुआ, जो ऑकरेंस ऑफ इंस्टेंसेस हुए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन, इसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन, ओके। मटेरियल हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एक्चुअली यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमारा क्या हो गया भाई, पोलराइज्ड हो गया, और भीतर की जो क्वांटिटी आई वो क्या हो गई हमारी, वो क्या हो गई हमारी, वो हो गई हमारी फेनोमेना, जो वो हो गई हमारी पोलराइजेशन, ओके फाइन। नेक्स्ट इसको सेव करते हैं। सो नेक्स्ट हम कहेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली हम देखो पोलराइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का। तो अगर हम देखें कि हमारा पोलराइजेशन कितना दूर तक हुआ है, मीन्स हमारा जो मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रहा, यहाँ पर कितना एक्सटेंट तक पोलराइजेशन हुआ है, ये भी क्या मेजर करता है, उसका पोलराइजेशन वेक्टर मेजर करता है। सो पोलराइजेशन इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, पोलराइजेशन कहते हैं इसे हम, पोलराइजेशन, और ये मेजर करता है, एक्चुअली मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन,
पोलराइजेशन कि हमारा मटेरियल जो है कितने देर तक, कितने दूर तक पोलराइज्ड हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक फॉर्मल डेफिनेशन के रूप में भी अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा भाई, ये होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट। ठीक है, तो ये P वेक्टर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो क्या हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू समेशन, अगर सोचिए n मॉलिक्यूल्स हैं तो Pi इज इक्वल टू समेशन n QI P। ठीक है, ये Pi भी हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई ये n क्या है, तो ये n है नंबर ऑफ डाइपोल्स, नंबर ऑफ डाइपोल्स कितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक वॉल्यूम के अंदर कितने सारे डाइपोल्स हैं। अच्छा, याद रहे ये जो P है इसका SI यूनिट क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब ये कूलम पर मीटर क्या स्क्वायर क्या है भाई, ये एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं, टोटल डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल डाइपोल मोमेंट को जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, इसका जो SI यूनिट है, और इस टोटल डाइपोल मोमेंट को जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं P के वेक्टर के द्वारा, वो एक्चुअली में इसमें दोनों टाइप के मोमेंट्स आ जाएंगे, डाइपोल मोमेंट्स आ जाएंगे। एक है इंड्यूस्ड और परमानेंट, परमानेंट और इंड्यूस्ड, दोनों ही टाइप्स के डाइपोल मोमेंट्स आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों भाई, परमानेंट अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो गया भाई कि वो परमानेंट किस्म का है, मतलब परमानेंट पोलराइज्ड किस्म का नेचर है उसका, तो वो हो जाएगा। और कोई सोचे कि अनपोलराइज्ड किस्म के नेचर है, अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है, तो फिर उसमें इंड्यूसमेंट होगा। ठीक है, तो जो इंड्यूस हुआ, ये इंड्यूस जो हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये इंड्यूस हुआ हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो इंड्यूस किया चार्जों को, वो कहाँ इंड्यूस किया है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के सरफेस पे इंड्यूस किया है। ठीक है, सो आई विल राइट दैट, एक नोट बना के, एक नोट बना के, द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली द इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या किया, इंड्यूस्ड चार्जेस, चार्जों को जो इंड्यूस किया, किस पे किया, ऑन द सरफेस, सरफेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक। ठीक है, डायलेक्ट्रिक के सरफेस पर उसने इसको इंड्यूस किया। और एक चीज ये है कि डेंसिटी, कितनी डेंसिटी चार्जेस है, ये ऑल्सो मेजर करेगा हमारे पोलराइजेशन, मतलब पोलराइजेशन वेक्टर जो है हमारे चार्जेस की डेंसिटी को भी मेजर करता है। तो कैसे चार्जेस है भाई, हमारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में बाउंड चार्जेस है, तो ये बाउंड चार्जेस की डेंसिटी को भी मेजर करेगा। तो इसको भी मैं लिख देती हूँ आपके लिए। कि पहला नोट तो ये हो गया, और दूसरा नोट हो जाएगा डेंसिटी जो चार्जेस की है, डेंसिटी ऑफ चार्जेस इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, कि कितना पोलराइज हुआ, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, मतलब कितने दूर तक हुआ और ऐसा उतनी ही तो चार्जेस डाइपोल्स क्रिएट होंगे जितना एक्सटेंड होगा। तो आई एम रिटन दिस थिंग इन दिस फॉर्म। नेक्स्ट हम कहेंगे कि हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आ रही है जिसे हम कहते, अच्छा एक चीज आप लोग को और बता देते हो कि ये जो हमारा मटेरियल हुआ, मतलब जो हमने डाला, विभिन्न तरह की चीजें जो कैपेसिटर के भीतर डाली हैं, एक्चुअली में वो क्या हुआ, वो जो हमने डाला तो क्या इफेक्ट क्या हुआ, इसका ये बहुत सारा इफेक्ट हुआ है। कि मेनली सबसे पहले जो हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो अभी हमने बात किया कि वन ई के लिए क्या हो जाएगा, ई के लिए क्या हो जाएगा, ई के लिए हमारा हो जाएगा 1 एप्सिलॉन टाइम घटेगा, जबकि कैपेसिटर्स के लिए एप्सिलॉन टाइम्स बढ़ेगा। तो ये एप्सिलॉन क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम देखेंगे अपने इस वाले एक्सपेरिमेंट में, जहां पर हमने क्या डाला है भाई, जहां पर हमने डाला है अपना आपका ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर्स के बीच में। So let us determine the dielectric constant. So let us determine the first quantity, determination
determination of dielectric constant, dielectric constant. ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन करें। कैसे कर रहे हैं? देखिए हमारे पास ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर हमारा चार्ज जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का यूज ही कर रहे हैं यहाँ पे इसको डिटरमिन करने के लिए। तो अगर मान लेते हैं, पहला चीज हमने क्या देखा कि अगर सोचिए मैं बोलूँ कि हमारा जो कैपेसिटर है वो इवैक्यूएटेड है, इवैक्यूएटेड मतलब बीच में कुछ भी नहीं है, एयर कैपेसिटर है, ठीक है। तो इवैक्यूएटेड कैपेसिटर अगर देखें, कैपेसिटर, ठीक है, इवैक्यूएटेड कैपेसिटर देखिए जहां पर, कहां पर, इन बिटवीन द प्लेट्स है, इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो वहां पर चार्ज डेंसिटीज होंगी। तो क्या हमने दिखाया था कि प्लस सिग्मा नॉट एंड माइनस सिग्मा नॉट क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटीज, सरफेस चार्ज डेंसिटीज, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटीज हो गई। अब हम जानते हैं कि कैपेसिटर के लिए, फॉर द कैपेसिटर उसके लिए हम जानते हैं कि अगर उसका इनिशियल V नॉट हुआ, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है वो E नॉट हुआ, दोनों के बीच का डिस्टेंस D हुआ, तो V नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाई D। और कैपेसिटेंस क्या होता है? द कैपेसिटेंस क्या होगा भाई? कैपेसिटेंस हो जाएगा, हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं एरिया के साथ जो वॉल होता है, तो दैट इज अगर उसका इनिशियल पॉइंट C नॉट हुआ तो क्या हो जाएगा भाई? एरिया हो गई, सिग्मा नॉट हो गया, और ये क्या हो जाएगा? V नॉट हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हमने क्या किया कि उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला। नाउ इंसर्टिंग द इलेक्ट्रिक मटेरियल, तो क्या हो जाएगा? अब उस पर प्रभाव पड़ेगा। पहले क्या प्रभाव हम देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे, वो E इज इक्वल टू सिग्मा नॉट एप्सिलॉन एम। एम क्या है? मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मटेरियल, एम मटेरियल के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अब उसके वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सोच ले कि वोल्टेज ED हो गया, ठीक है। तो इसके वजह से जो कैपेसिटर पर इफेक्ट क्या आ जाएगा? कैपेसिटर पर A सिग्मा नॉट अपॉन V हो गया, कैपेसिटर पर सिग्मा नॉट अपॉन V हो गया। तो हम अगर रेशियो निकाले C बाई C नॉट का, तो हम क्या देखेंगे? V बाई V नॉट हो गया, ठीक है, ओके। तो अब क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन, E नॉट बाई E हो जाएगा, ठीक है। और साथ में E M जो मटेरियल का है, और E नॉट क्या है? एयर में है। तो इन दोनों का एक्चुअली जो रेशियो होता है वही होता है आपका एप्सिलॉन। इन दोनों का जो रेशियो होता है या रिलेटिवनेस जो परमिटिविटीज की होती है वो हो जाती है। तो EM क्या है? एप्सिलॉन जो है तुम्हारा, एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है, ओके। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है, एप्सिलॉन परमिटिविटी इन मीडियम है। तो इन दोनों का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा। और इस रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। सो आई कैन राइट इट एज क्या लिख सकते हैं भाई? एप्सिलॉन जो हुआ ये एक कांस्टेंट है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कांस्टेंट फॉर अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ओके। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का ये कांस्टेंट है, या हम इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, या हम इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, या हम इसे कह सकते हैं कि हमारे जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसका मैक्रोस्कोपिक कंट्रोल करता है ये कांस्टेंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसे मैक्रोस्कोपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। मैक्रोस्कोपिक। तो इसमें इफेक्ट क्या हुआ भाई? अब इसकी जितनी भी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होगी या इसकी जितनी भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होगी ये एप्सिलॉन ही होल्ड करेगा। तो ये क्या हम लिख सकते हैं? होल्ड्स और कंट्रोल कह सकते हैं, कंट्रोल्स ऑप्टिकल एंड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल एंड डाइलेक्ट्रिक। हम दिखाएंगे कैसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज की भी वो फ्रीक्वेंसी दो मोड्स बना देते हैं इस वजह से।
dielectric properties. Okay, dielectric properties of the material, dielectric material actually, dielectric material. फाइन, तो ये हो गया। अब और हमने अभी देखा ही था कि ये जो डाल रहा है क्या क्या इफेक्ट डाल रहा है, मतलब एक में इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/एप्सिलॉन टाइम्स वो घटा देता है, ठीक है, तो एप्सिलॉन टाइम्स वो घटा रहा है, और कैपेसिटी जो कैपेसिटर्स की कैपेसिटी है उसमें एप्सिलॉन टाइम्स इनहेंस कर रहा है। तो इसी से हम लोग फिर इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी वगैरह निकालते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी वगैरह हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे कि कैसे इसमें से हम लोग इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी निकालते हैं। या अगर हम देखें, ओके आई हैव लिटिल बिट टाइम फॉर माय दिस क्लास, आई कैन गेट सी इलेक्ट्रिकल, इसी से हम कैसे इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी निकालते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा 1/एप्सिलॉन टाइम्स ई नॉट का हो जा रहा है, कैपेसिटर जो हो रहा है वो हमारा एप्सिलॉन सी नॉट टाइम्स हो जा रहा है। ये दोनों चीज हो गई। अब हम देखेंगे कि इसके डालने के वजह से क्या हुआ कि जो हमारी चार्ज डेंसिटीज हुई है ना वो भी थोड़ा सा अल्टर हुआ है, वो भी थोड़ा सा अल्टर हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, लोअर वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आफ्टर, हम कहेंगे कि आफ्टर इंसर्टिंग क्या, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ओके, आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लोअर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी वैल्यू किसकी, चार्ज डेंसिटी की, चार्ज डेंसिटीज की, ठीक है। चार्ज डेंसिटीज की वैल्यू लोअर हो जाएगी, क्यों हो जाएगा भैया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे हो जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डालने के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही यहाँ पर डाली जा रही है क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, इसमें पोलराइजेशन हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, तो इस पोलराइजेशन की वजह से क्या हो जाएगा कि ये कपल्ड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, तो इसका रीजन अगर मैं बताना चाहूँ, रीजन हो जाएगा तुम्हारा ड्यू टू कपलिंग विथ पोलराइजेशन, ड्यू टू कपल्ड विथ पी, ठीक है, पोलराइजेशन के साथ एक कपल्ड हो जा रहा है। नेक्स्ट अगर मैं इसको बोलूं तो इसके वजह से प्रभाव क्या पड़ रहा है भाई, जो हमारा इफेक्ट है पी पोलराइजेशन वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा, इनिशियली हमारा सिग्मा नॉट था, अब हमारा सिग्मा डैश हो गया भाई, ठीक है। तो इसके वजह से, और तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि पी जो होगा वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट हो जाएगा, ठीक है, माइनस एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो इसी को हम इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, कुछ नहीं, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, नथिंग मोर देन दैट, ई ओके, सो जो हमारा P हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा बाहर का E, कॉमन ले लो भाई इसके साथ, ठीक है। तो कॉमन लेने के बाद हम क्या देख रहे हैं, अगर इसको हम नीचे बैठा दें, मतलब P के नीचे अगर हम इसको नीचे लेके चले आए तो क्या हो जा रहा है, एप्सिलॉन माइनस 1, और इसी को एक्चुअली हम लोग जाई ई बोलते हैं, और ये जाई ई एक्चुअली क्या है, इसका मतलब एप्सिलॉन जो है वो क्या है, 1 प्लस जाई ई है, और ये जाई ई क्या है भाई, ये जाई ई है हमारा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ओके, इसका ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है हमारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट हो गई, इसमें दो तीन चीजें और हैं, इसमें दो तीन चीजें और हैं जिसे हम आपको बताना चाहते हैं, इस सी, इसमें दो तीन पॉइंट और है, देखिए हम लोग ने इसमें यहाँ पे एक नया वेक्टर बताया है, जिसका हम लोग नाम देते हैं डी, एंड व्हाट इज डी, दिस इज द इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और एक्चुअली में ये डी होता क्या है, एक्चुअली में ये डी एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी है, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी है, जिसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो थैंक यू, जिस
मेनली हमारा हम इसको ऐसे करते हैं, ये हमारे सारे मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है फैक्टर्स। ठीक है, तो मेनली अगर कोई पूछे तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन v प्लस p पोलराइजेशन के ऊपर। नेक्स्ट इसके जो और डेरिवेशंस हैं कि कैसे हम लोग लोकल फील्ड लाते हैं। एक्चुअली जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लोकल फील्ड के द्वारा ही कैलकुलेट करते हैं। सो लोकल फील्ड में और 4 हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आते हैं, फिर कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, दिस विल बी अवर इन नेक्स्ट सीरीज of lecture. Okay, thank you for joining us, Alex Ajoha. We have our Telegram channel. Keep on connecting. Thank you.